तो आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है राजस्थान के ज़िला अलवर शिवाजी पार्क कॉलोनी की। यहाँ पर पूरे घर के जो भी लोग होते हैं सब लोग खाना खा पी के आराम से अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। और उसी घर की जो दो महिलाएं होती हैं वो छत पे जाके सो जाती हैं। उनमें से एक का नाम होता है संध्या और दूसरी का नाम होता है कविता। ये आराम से सोती हैं और सुबह में जब धूप निकल आती है तो इन दोनों की नींद जल्दी खुल जाती है। अब जैसे ही संध्या और कविता नीचे आती हैं अपने घर के अंदर मोटर चालू करने के लिए कि पानी की मोटर चालू कर देते हैं और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं कमरे के अंदर का जैसा दृश्य वो लोग देखते हैं तो देखने के बाद चीखें निकल जाती हैं उनकी। वो दहाड़ दहाड़ कर रोने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं। तभी जो पड़ोस के लोग होते हैं वो दौड़ दौड़ के आने लगते हैं और वो पड़ोसी जो भी आता था घर के अंदर जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता उस दृश्य को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और सब चीख कर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल वहाँ पे उसके पूरे परिवार का मर्डर हो चुका था। 5 लोगों का कातिल हुआ था उसके घर के अंदर, एक कमरे के अंदर। तभी जो पास पड़ोस के लोग होते हैं वो सब दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। इसके बाद फ़ोन किया जाता है पुलिस को, जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ से पुलिस आती है, डॉग स्क्वाड और FSL की टीम और जो भी वो होते हैं फॉरेंसिक टीम होती है वो सब आते हैं। यहाँ पे जब पुलिस आती है तो देखते हैं कि वहाँ पे 5 मर्डर हुए हैं, जिसमें से कि एक का नाम होता है अमन, एक का नाम होता है हैप्पी, एक का नाम होता है अज्जू और जो बनवारी लाल होता है ये घर का मुख्य सदस्य होता है। और जो भाई का बेटा होता है बनवारी लाल का उसका नाम होता है निक्की। तो 3 बेटे थे बनवारी लाल के और ख़ुद बनवारी लाल और उसके भाई का एक बेटा निक्की। इन 5 लोगों का मर्डर हुआ था। तो पता चलता है कि उन 5 में से 3 तो वहीं पर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि बनवारी लाल और निक्की की सांसें अभी चल रही हैं, वो जीवित हैं। पुलिस उन दोनों को हॉस्पिटल भेजती है, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। बस उनकी बॉडी को फिर सीधे भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और जो 3 लड़के होते हैं उनकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर पुलिस इंक्वायरी करना चालू कर देती है। घर के अंदर तो चारों तरफ खून ही खून था। जो फॉरेंसिक टीम होती है उसको घर के अंदर कहीं कहीं पर फिंगरप्रिंट मिलते हैं, उन फिंगरप्रिंट को ले लेती है फॉरेंसिक टीम। इसके बाद पुलिस ये देख रही थी कि आखिर जब कातिल आया तो 5 लोगों का कत्ल हुआ तो कातिल तो अकेले रहा ही नहीं होगा, कई लोग रहे होंगे और वो आया तो घर के अंदर आया कहाँ से। तो जब पुलिस देखती है तो दरवाज़ा चेक करती है तो पूछती है कि आखिर घर का दरवाज़ा सबसे पहले किसने खोला। तो संध्या और कविता जो छत से आई हुई थी वो बताती हैं कि आज जब हम दोनों छत से नीचे आए तो जो मेन दरवाज़ा था घर का वो पहले से ही खुला हुआ था। कुंडी जैसे हमने शाम को लगाया था वैसे हमको लगी हुई नहीं मिली है। पुलिस को डाउट हो जाता है कि कहीं ना कहीं घर का ही कोई सदस्य इस कत्ल में शामिल है और अंदर से ही दरवाज़ा खोला जाता है। इसके बाद वहाँ से जो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं उनको भी ले लेती है। पास पड़ोस में गांव के लोग जो भी होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं कि आखिर इनसे किसी की कोई दुश्मनी, कोई ख़ास दुश्मनी हो किसी की जिसकी वजह से मर्डर हुआ हो। तो गांव के लोग बताते हैं कि जो बनवारी लाल होता है 1999 में इसकी शादी हुई थी राजगढ़ की संध्या से और इसके बाद ये लोग शादी हो जाती है और ये 14 साल पहले इनका एक मकान होता है पुश्तैनी मकान, ये लोग उसमें रहते थे जो कि अलवर ज़िले के कठमर तहसील के गारू गांव में है। फिर इसके बाद कुछ काम के सिलसिले में ये लोग शिवाजी पार्क में रहने लगते हैं। अब जब इनकी पुराना जो घर था वो उसको दे दिया जाता है परिवार वालों के लिए और जो ज़मीन जायदाद थी वो भी परिवार वाले देख रेख करते हैं, वही जुताई बुआई सब करते हैं। लेकिन जब बनवारी लाल उनसे अपनी ज़मीन जायदाद की बात करता है हिसाब बंटवारे की कुछ दिन पहले इस मर्डर से, तो वहाँ से मार धाड़ तक की बातें होने लगती हैं और काफ़ी झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन गांव वाले समझौता करा देते हैं इस बात पर और झगड़ा थम जाता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के अंडर में उस परिवार वालों का ही हाथ होगा। पुलिस को लगता है कि ये ज़मीनी झगड़ा है तो उसी हिसाब से जांच करना चालू कर देते हैं। लेकिन पुलिस को लगता है कि इस घटना से जुड़ी हुई सबसे अच्छे से जो भी बातें बता सकती है तो बनवारी लाल की पत्नी संध्या शर्मा ही बता सकती है। हॉस्पिटल में पुलिस जाती है, जब संध्या शर्मा से पूछताछ करती है तो संध्या शर्मा भी यही बताती है कि इस हत्याकांड में जो बनवारी लाल उनका पति है उसके परिवार वालों का ही हाथ होगा, क्योंकि विवाद हुआ था जब ज़मीन को लेकर। इसके पहले भी उन लोगों ने मारपीट की बात की थी और झगड़ा हुआ था।
पुलिस वापस घर पे आती है और फिर इधर उधर पूछताछ करती है। जो भी गांव में इधर उधर कैमरे लगे होते हैं इस गली में, कैमरों को चेक करती है, लेकिन उन कैमरों में कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि बनवारी लाल के घर तक आने के लिए कई ऐसे रास्ते से जहां से बिना कैमरा से बचकर आया जा सकता था। इसी वजह से कैमरे की नज़र में कोई आया नहीं। फिर तभी गांव के लोग बताते हैं कि बनवारी लाल ने एक स्कूटी खरीदी थी जो कि अपने लड़के को दी हुई थी, अमन को, पेपर देने के लिए हाई स्कूल के। वो स्कूटी घर पे नहीं है। तभी पुलिस को लगता है कि जो कातिल थे वो कत्ल करने के बाद रात में वो स्कूटी के लेके भाग गए होंगे। बस जहाँ चली रही होती है पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं। तभी पुलिस को एक खबर मिलती है कि वहाँ का जो एक रेलवे स्टेशन है मंडी मोड़ पर, वहाँ पर एक स्कूटी खड़ी हुई है लावारिस की तरह। पुलिस वहाँ पर जाती है, उस स्कूटी को लाती है थाने पे, और बनवारी लाल के जो घर वाले होते हैं, पत्नी होती है, गांव वाले होते हैं, उनको ये बात पूछी जाती है क्या ये स्कूटी है, नंबर वंबर बताया जाता है। वो लोग उस स्कूटी को तुरंत पहचान लेते हैं। पुलिस बताते हैं कि वो फ़ौरन वहीं पे जाती है जहाँ पर स्कूटी मिली थी। वहाँ के जब CCTV कैमरे चेक करती है तो एक कैमरे में नज़र आता है कि स्कूटी में 2 लड़के होते हैं जो कि स्कूटी को लेकर आते हैं। एक लड़का पानी की टंकी के पास उतर जाता है, अपने हाथ पैर धोता है, मुंह धोता है, और दूसरा लड़का स्कूटी को लेकर और थोड़ा आगे जाता है मोड़ तक, और वहाँ पर एक घर के पीछे लावारिस की तरफ से स्कूटी को छोड़ देता है। इसके बाद वो वापस पानी की टंकी के पास जाता है, वो भी हाथ पैर धुलता है, मुँह धोता है, और इसके बाद वहाँ से वो दोनों गायब हो जाते हैं। पुलिस अब फिर सीधे आती है घर पे, और इसके बाद पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं घर वालों का ही हाथ होगा, क्योंकि घर में जो बनवारी लाल का एक भाई होता है वो कत्ल होने के 3 दिन पहले घर से बाहर के गया हुआ था काम के सिलसिले में। घर वाले संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता, और उसके घर में इधर 5-5 लोगों का कत्ल हो जाता है। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं घर परिवार वाले ही शामिल हैं। इसके बाद पुलिस जो वहाँ पर बॉडी दी गई थी पोस्टमार्टम के लिए, तो रिपोर्ट तो नहीं आती है तब तक, लेकिन फिर भी जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर लोग बताते हैं कि ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ जिसने भी कत्ल किया है बहुत पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि 2 धारी चाकू जो चलाया गया है इन पर, जहाँ जहाँ पर चाकू चलाया गया है वहाँ की हड्डियाँ तक टूट गई हैं शरीर के अंदर की। और बताते हैं कि इनमें से जो 4 बॉडी हैं, लाशें हैं, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने कत्ल होने के समय कोई रिएक्ट ही नहीं किया। इन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि नींद की दवा दी गई थी। इनमें से जो एक लड़का होता है अमन बनवारी लाल का, उसके कंधों पर 4-5 चाकू के निशान मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि इसको नशे की गोलियां नहीं दी गई थी, लेकिन इन 4 लोगों को नशे की गोलियां दी गई थी, जिसकी वजह से ये लोग में कोई हलचल नहीं हुई और पास पड़ोस के घरों तक भी आवाज़ नहीं पहुंची जब 4-4, 5-5 लोगों का कत्ल हुआ है। और छत पर 2 महिलाएं भी सो रही थी, उनको भी कुछ जानकारी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं नशे की गोलियाँ दी गई थी। इसके बाद पुलिस को और भी डाउट हो जाता है। फिर पुलिस क्या करती है कि सीधे जाती है वापस उसी महिला के पास और डॉक्टर से पूछती है कि वो होश में आई या नहीं संध्या, हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। तभी वो डॉक्टर बताता है कि मुझे लगता है कि ये महिला जो है बीमार नहीं है, ये बस नाटक कर रही है। पुलिस को बस इतना डाउट होता है, पुलिस सीधे उठा के उसको थाने पे लाती है और थाने पे पूछताछ करती है कि आखिर इस मर्डर में कौन कौन शामिल था। वो महिला साफ इनकार कर देती है कि मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरे भतीजे का मर्डर हुआ है, इसमें मैं सब शामिल नहीं हूँ और आप मेरे पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। तब पुलिस सीधे उस महिला का जो नंबर होता है, उस महिला की नंबर की CDR निकालते हैं। CDR से ये पता चलता है कि इस महिला की एक नंबर निकलता है जिस नंबर पर 2-3 महीने पहले लगातार बात हो रही थी और बहुत बहुत देर तक बात होती थी, लेकिन 2 महीने से उस नंबर पर बात होना अचानक से बंद। तो बंद क्यों हो गई? महिला उस नंबर की CDR निकालती है जिस नंबर पर इस महिला की बात होती थी। जब उसकी CDR निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर हनुमान प्रसाद जाट उर्फ जैकी, जो कि उदयपुर का रहने वाला होता है, तो उसके लोकेशन निकलती है, उसके नाम पर सिम निकला हुआ था। पुलिस जब उसकी लोकेशन निकालती है कि इसकी आखिरी लोकेशन क्या थी, तो पता चलता है कि जब बनवारी लाल का घर है, जिस दिन मर्डर हुआ, उसकी लोकेशन उसी घर के इर्द गिर्द थी। पुलिस सीधे उदयपुर जाती है और हनुमान प्रसाद को उठा लेती है। जब उठाकर थाने पर लाती है, जब संध्या देवी देखती है कि हनुमान प्रसाद मेरे सामने खड़ा है, इसको पुलिस उठा कर ले आई है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो परेशान हो जाती है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है।
अपना जुर्म कबूल करने के बाद जब पुलिस उससे पूरी पूछताछ करती है तो वो बताती है कि संध्या देवी ताइक्वांडो मार्शल आर्ट थी, ये अपने घर पे रहती थी। इसके बाद जब ये ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेती है, इसके बाद आसपास के पड़ोस के जो भी लड़के होते हैं ये उनको भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है और अंतर्राष्ट्रीय जो भी पार्टिसिपेंट करती है ये हर जगह पे हिस्सा लेती है, अपने लड़कों को लेकर जाती है वहाँ पर और जीतती भी है। इसके बाद एक बार जब ये उदयपुर साइड जाती है तो इसको ये हनुमान प्रसाद मिल जाता है और हनुमान प्रसाद से इसकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे जब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, फ़ोन पर बातचीत होने लगती है। अब हनुमान प्रसाद से इतना दोस्ती हो जाती है कि इन दोनों का मिलन भी होने लगता है, मेल मिलाप होता है, शारीरिक संबंध भी बनते हैं। ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के बहाने घर से निकल जाती थी और सीधे जाती थी हनुमान प्रसाद के पास और हनुमान प्रसाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। आखिर इन दोनों का रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन तभी जो संध्या का बेटा होता है बड़ा वाला, उसका नाम होता है अमन, 17 साल उसकी उम्र होती है। वो एक दिन अपनी माँ को देख लेता है उस उदयपुर के लड़के के साथ, तो वो सीधे घर पे आता है और अपने पापा से ये बात को बता देता है। उसका पापा अपनी पत्नी को समझाता है संध्या कि देखो तुम्हारे 3 बच्चे हैं और तुम इस तरह के काम मत करो, तुम्हें अब बाहर जाने से साफ मना किया जाता है और उसको घर से बाहर निकलने से भी रोक दिया जाता है। अब संध्या घर पे रहती है लेकिन छुप छुप कर फिर भी वो उस लड़के से बात करती है और बताती है कि मेरे पति और मेरे बच्चों को पता चल चुका है, इसलिए मुझे घर से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। तभी जो जैकी होता है वो वहाँ पर 2 फर्जी सिम लेता है 2 महीना पहले और एक सिम खुद रख लेता है और दूसरा सिम संध्या को देता है। अब इनकी 2 महीना पहले प्लानिंग चलती है कि मुझे अपने पति और अपने बच्चे को रास्ते से हटाना पड़ेगा, इन दोनों को मर्डर करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो वो जैकी इस मर्डर के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन प्यार तो उसे भी था संध्या से, ये दोनों शादी करना चाहते थे। फिर वो तैयार हो जाता है इसके पति और बच्चे का मर्डर करने के लिए। फिर ये दोनों बातचीत करते रहते हैं और जब मर्डर करने के लिए तैयार होते थे लोग प्लान बनाते हैं। जो जैक होता है वो एक दीपक नाम के लड़के को तैयार करता है मर्डर के लिए और दूसरा लड़का होता है इसके ममेरा भाई होता है कपिल। इन दोनों से बातचीत चलती है मर्डर करने के लिए। 3000 रुपये में वो दोनों हत्या करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद जब ये लोग घर पे प्लान बनाते हैं 2 महीने पहले, इसके बाद जब मर्डर करने का दिन आता है अक्टूबर में, 3 अक्टूबर को पूरी प्लानिंग पहले से थी। संध्या अपने घर पे रायता बनाती है और रायता में जो है नींद की गोलियां मिला देती है और सबको खिला देती है, खुद नहीं खाती है। उनमें से जो लड़का होता है बड़ा वाला अमन, वो उस रायते को नहीं खाता है क्योंकि उस दिन उसकी तबीयत सही नहीं थी। बाकी जो लड़के थे, भाई के लड़का था, उसका पति था, वो सब लोग खाते हैं। जैसे ही खाते हैं उनको नींद आने लगती है। नींद आने के बाद वो सब सो जाते हैं। अमन भी सो जाता है लेकिन उसको खास नींद नहीं आई हुई थी। बाकी संध्या और उसकी एक बहन थी जो कि संध्या की बहन रहती है, वो दोनों छत पर जाके सो जाती हैं। छत पर सोने के बाद तभी वहाँ से जो होता है दीपक, जैक और कपिल, ये तीनों रात को घर पे आते हैं और बाहर ही रहते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से फ़ोन करके उसको बता देती है कि घर पर सब लोग सो चुके हैं। वो तीनों इंतज़ार करते हैं, रात में इधर उधर घूमते रहते हैं और जब रात के करीब 1 या 1:30 बजते हैं वो घर पे आते हैं और अंदर से संध्या जाके दरवाज़ा खोल लेती है। इसके बाद संध्या बोलती है कि तुम लोग अंदर जाओ और अपना काम करो, मैं दरवाजे पे ही रहूँगी। वो अंदर जाते हैं, सबसे पहले बनवारी लाल के पास जाते हैं। संध्या जो होती है अपने पति के पैर पकड़ लेती है और वो दोनों दीपक और कपिल होता है सीधे गले पे वार करते हैं। जैसे चिल्लाने की कोशिश करता है बनवारी लाल, उसका बच्चा जो होता है अमन, लड़का 17 साल का, वो जग जाता है। वो बचाने की कोशिश करता है तो सीधे उसके भी गले पे चाकू से बहुत ही तेज़ी के साथ वार कर दिया जाता है और वो दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद जो बाकी के 3 लड़के थे वो नीचे सोए हुए थे और ये पिता पुत्र बेड पर थे। पहले इनको बेड पर मर्डर करते हैं, इसके बाद जो 3 बच्चे नीचे सो रहे थे उनकी हत्या कर देते हैं निर्मम तरीके से और दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। बाकी जो जैक था वो पहले से ही दूर था और मर्डर करने के बाद ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। ये लोग जाते हैं, स्कूटी लेते हैं, स्कूटी की चाबी संध्या देती है इन तीनों कातिलों को कि तुम लोग भाग जाओ। ये लोग जाते हैं स्कूटी लेकर सीधे स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ से जैक सीधे चला जाता है उदयपुर। बाकी जो कपिल होता है और दीपक होता है ये स्कूटी को लावारिस तरह से छोड़ के सीधे लोग अपने अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। जब संध्या इस तरह से बातें बताती है तो पुलिस को यकीन नहीं होता कि आखिर एक पत्नी अपने आशिक के लिए अपने घर में 5-5 मर्डर इस तरह से करा सकती है। पुलिस सीधा इस मामले को कोर्ट तक लेके जाती है। कोर्ट में करीब 6 साल तक ये केस चलता है जिसमें 77 गवाह पेश किए जाते हैं।
21 मार्च 2023 को कोर्ट ने ये आदेश दिया कि इन तीनों को 50 हज़ार का जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। बाकी जो दीपक और कपिल होते हैं इनको बाल सुधार में भेज दिया जाता है। संध्या और जैक को 50 हज़ार जुर्माना, 50 हज़ार और उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। बाकी आज जो मैंने कहानी सुनाई, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी आज की कहानी कैसी लगी उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करके और लाइक शेयर करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।